बीज बोने से लेकर के उसकी कटाई पिसाई जो भी खर्चा आया हो उसकी जो बेसिक लागत है वो उसे मिलनी चाहिए। उसकी मिलनी चाहिए प्लस 50%। क्या उनका मुनाफा ना हो उसमें? तो ये क्या जितने भी किसान हैं, हर एक राज्य में जितने किसान हैं, सबके लिए ये लागू होना चाहिए आपके सबके लिए लागू होना चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं है, ना उनको पता है। एक्ट में कोई चीज़ आ जाती है, सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट के दोनों सेशनों में पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर उसका सेंक्शन होगा और वो गजट नोटिफिकेशन हो गया। इस साल मान ले 500 रुपये क्विंटल गेहूँ दे दिया, अगले साल 525 करना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल इन्फ्लेशन होता है। उसको 525 को फिर एक्ट में ऐड करने के लिए दोबारा से फिर पूरा का पूरा पार्लियामेंट के दोनों सेशनों को उनके करना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकल वाइबल का? हर साल एक पार्लियामेंट के किसी भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें एक्ट में चेंज करने के लिए वो इतना वास्ट है, वो पॉसिबल नहीं है। जो डिमांड की जा रही है वो महत्वाकांक्षा में डिमांड की जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हक की मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लट चला रही है या कंटीले तार लगा रही है? नहीं, आपको नहीं लगता किसानों की मांगों को भारतीय जनता पार्टी मानने से इनकार कर रही है? नहीं लगता आपको? आपका क्या विचार है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा चाहेंगे फिर आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसानों को बदनाम कर रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करते? राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर राजनीति का इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं फार्मर्स के ऊपर, बीजेपी की लीडरशिप, तो उसको राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं अपोजिशन? क्यों दे रहे हैं मौका भाई? जब भाजपा खुद राजनीति कर रही है, उनकी मांगों को पूरा कर दे भारतीय जनता पार्टी, जो पूरा कर दे। हाँ, जायज है। स्वामी नहीं, आप ये मेरी बात सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि भाई जो मांगे हैं वो माने क्यों नहीं जा रही है? भाजपा राजनीति कर रही है। अभी मैं बता, लेट मी आंसर। उनकी किसानों की क्या डिमांड है अभी? एक कि जितने भी क्रिमिनल केस रजिस्टर सब वापस लिए जाए। उन्होंने पूरा ब्लैंकेटली बोला है, याद आपको? अब एक सवाल आता है जो सबकी यहाँ पे खड़े हुए आदमियों के, एक मिनट चुप रहे सर। यहाँ पे खड़े हुए एक भी हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक हादसा बताता हूँ और जो सब ने देखा हुआ है, आई एम श्योर ऑफ इट। आप लोगों को याद होगा कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर निहंगों ने एक इंसान के हाथ और पैर बैरिकेड से लटकाया हुआ था, मुर्गे की तरह, जैसे बकरे को टांगता है कसाई। एक मिनट। और उसके चारों तरफ कम से कम 1000 आदमी खड़े हुए थे और किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता ने उसकी भर्त्सना नहीं की। इसका मतलब है उसके अंदर हर वो आदमी जो चारों तरफ खड़ा था, जो नेता था, उसकी जिम्मेदारी थी। दे आर क्रिमिनली लायबल फॉर दैट एक्ट। क्या वो केस भी वापस ले लिए जाएं? मेरे को पता है करनाल उसके ऊपर टोल प्लाजा के ऊपर वहां के एसडीएम को सर के अंदर कस्सी मारी गई किसान ने, वो निहत्था है। क्या उसका वो केस वापस ले लिया जाए? ये तो मोटे मोटे केस है, जो कि वो कितने केस हैं, ठीक है? तो वो फिल्टर किए जाए जो, हाँ, कि सिर्फ जो है ना भीड़ में आए हैं भाई, गाँव से आए हैं 50 आदमी बैठ कर जाए, हम भी पता गाँव से, हम भी छोटे छोटे थे, हमसे गए थे ऐसे। वो इनोसेंट बंदे आए हैं, उनको कुछ लेना देना ना राजनीति से लेना देना है, वो चले भाई वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम तो बड़ी मौज थी, छोले भटूरे मिल रहे थे, गन्ने के जूस निकाल के दे रहे थे, गाँव से रोटियाँ बनकर रही थी। गाँव के हरियाणा के पूरे रोहतक, सोनीपत, झज्जर में, करनाल, उधर तक जो है ना गाँव की औरतें रोटियाँ बनाने पर लगी, क्योंकि औरतों को काम था नहीं, सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह सब बंद थी। गाँव से रोटियाँ बन के आ रही थी, छोले भटूरे फ्री, सब कुछ, जूस, गाजर पाक, दूध, लस्सियाँ बन रही हैं। तो जिस बंदे को घर पर रोटी नहीं मिल रही है, उस आदमी को इतने ठाठ आ रहे हैं वहाँ पे, तो भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन उन बंदों को, अगर वो भीड़ के चक्कर में उनको भी अगर क्रिमिनल केस लग गया होगा तो वो वापस वो फिल्टर होना चाहिए। तो वो काम फिर किसका है? वो काम कोर्ट का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देखो कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है, आप इनका नाम लिख के दे, कोर्ट पूछे क्या प्रूफ है भाई? बिल्कुल। अगर किसी की, अब यहाँ पे आपने वीडियो बना ली और ये आदमी मेरे को थप्पड़ मार देता है और ये वीडियो कोर्ट में आप दे देते हैं, तो कैसे ये आदमी कहेगा था मैं तो ये तो वहाँ पर जो है ना मैं किसान आंदोलन में था रहे। तो जो और इतने बहुत हैं जिनकी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, क्योंकि वीडियो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। जो डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑफेंस हुए हैं
नहीं, विड्रॉ नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। नहीं होना ये चाहिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निरस्त की जाए वगैरह, कौन सी मांगे? नहीं, आप ये बताइए कि मतलब ये एक बात बोल रहे हैं कि वो फार्मर्स थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े हुए नंद किशोर जी का नाम सुना है आपने? लोनी विधानसभा से सिटिंग एमएलए हैं, बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और 100 से 150 अपने साथ लोगों को लेके उस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट को ख़राब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने किया। क्या आप नहीं, आपने दीप सिद्धू का नाम सुना है? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा दीप सिद्धू। ये आरोप लगा रहे हैं भाई, हैं? दोबारा बोलने दो। मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा। वो जहाँ हमारे पीएम की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इतना डिफेंस अवेलेबल होता है जी, और वहाँ एक इतनी बड़ा दीप सिद्धू वहाँ पहुँच जाता है, और वो ऐप भी लाइव चलाता है 7:30 बजे, फेसबुक लाइव। अपनी प्रेजेंटिंग का प्रूफ उसका ये शो हो गया कि 7:30 बजे वो ऐप भी लाइव चलाता है, और 9:00 पे वो प्रोटेस्ट किसानों को इनको बदनाम करने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसे प्रोपगेंडा नहीं था कि वो उसको हायर कर दिया जाए? ये इससे बड़ा क्या फिर? ये आप बताइए। ये दीप सिद्धू बहुत बड़े देशभक्त का नाम लिया ना, दीप सिद्धू कौन था? जिस आदमी ने जिस लाल किले पे हिंदुस्तान का राष्ट्र प्रधानमंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराता है, हमारे लिए बहुत बड़ा गणतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारा। उस पोल पे चढ़ करके हिंदुस्तान के तिरंगे को फाड़ के नीचे फेंक करके उसने वहां पे खालिस्तान का झंडा फहराया था, वो दीप सिद्धू था। उसी की बात कर रहे हैं। तो उसको प्रोत्साहन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। आपको पता है उसका प्रोफाइल फोटो क्या आता है? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ कितना बड़ा प्रोफाइल आता है, आप देखते हैं उस चीज को? आपके पास भाजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा हुआ दीप सिद्धू था। मुझे एक माइंड गेम खेला गया है ये बदनाम करने के लिए, किसानों के प्रोटेस्ट, ये कह रहे बदनाम करने के लिए, किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, ताकि उन्हें खालिस्तानी साबित कर सके, उन्हें आतंकवादी का साबित। हाँ, यही एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। मुझे एक बात बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक आदमी इतने बड़े पिलर पर नहीं, उसने अमित शाह ने सीढ़ी लगाई थी, और जो ना मोदी ने नीचे से उसको खालिस्तान वाला झंडा पकड़ाया था, और जो है ना दूसरा कौन था नेता जो है ना, उसने उसको रस्सी पकड़ाई थी ऊपर तेलंगाना। क्या बात करते हैं यार, सोच लिया अगर कुछ। मतलब अगर आपके किसान आंदोलन में एक खालिस्तानी अपना खालिस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा फहराता है, तो आप उसको ये बोलोगे कि इसने ये बीजेपी ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? बीजेपी ने किसानों को बदनाम करने के लिए क्यों किया? एक्शन लिया है? बीजेपी क्यों एक्शन लेगी उसमें? मुझे एक बात बताइए, अभी आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई एक पाकिस्तान, अभी आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। और अगर गोली मार दी होती फिर कहते भाई किसान को गोली मार दी, किसान के साथ में वो किसान का था, रही थी कांग्रेस अपोजिशन चाहते ही थे कि किसान मर जाए। एक मिनट अभी मैं बताता हूँ, अरे सुना, अभी ध्यान से सुन, ए बंधु, अभी ध्यान से सुन, मैं बताता हूँ। जिस टाइम पे वो झंडा फहराया गया और एक आदमी ने देखा था कि वहां पे लाल किले के चारों तरफ जो खाई है वो 20 से 25 फीट 30 फीट गहरी है, उसके अंदर दिल्ली पुलिस के सिपाही और जो भी वहां पे सीआरपी बीएसएफ के बंदे लगा रखे थे, सारे के सारे हुड़दंगियों का, मैं उनको आतंक फैला रखा, आतंकवादियों ने के कारण से वो बंदे अपनी जान बचा के नीचे कूदे थे। क्या आप सोचते हो अगर सरकार चाहती तो क्या उनको वहीं पे गोली नहीं मार सकती? लेकिन मार सकती इजीली, और पूरा देश, कोई भी वर्ल्ड के अंदर ये नहीं कहता कि जोन गलत मारी है, लेकिन हिंदुस्तान की लीडरशिप उन्होंने कहा था बेसिस से ठीक है, आधे किसान आधे नहीं है, लेकिन कम से कम जो है ना शेर की खाल पहन रखी है, चाहे गिद्दड़ भी हो, लेकिन मैं वो किसान का नाम था ना, क्योंकि एक भी मर गया तो ये कांग्रेसी और दूसरे जितने भी विपक्ष वाले ये कहेंगे किसान मार दिया, इनको एक मुद्दा मिल जाएगा। और मोदी और शाह इतने स्मार्ट हैं, वो ऐसी गलती करेंगे नहीं, वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, उनके अंदर पेशेंस है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े,
और आज भी जो किसान आंदोलन ये कर रहे हैं ना, ये किसान नहीं है, ये इलेक्शन के सामने में ये नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं। दीप सिद्धू जो है भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रोफाइल स्टेटस था उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक मिनट, जब आप बोले थे ना, मैं नहीं बोला था, जब मैं नहीं बोला था। देश के अंदर जो है ना, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का राजनीति कर रही है। और देश के अंदर जो है ना, आप जो है ना, इनसे पूछ लीजिएगा जो भी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, वो राजनीति करने का मौका दे रही है। राजनीति करने का मौका आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि मतलब अपोजिशन लीडर्स पॉलिटिक्स कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। डर्टी पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको नहीं लगता किसान जायज़ मांग कर रहे हैं? उनकी मांगों को मानना चाहिए। राजनीति करने का मौका क्यों दे रही है बीजेपी? क्यों मौका दे रही है? राजनीति करने का मौका क्यों दे रही है? इतना पेशेंस बीजेपी में, अपना का पेशेंस, इतना पेशेंस है तो किसानों की बात मान। क्योंकि जो संविधान करते हैं ना, वो उसको मौका दे रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन बदमाशी नहीं। वो जो रोक रहे हैं अभी बदमाशी को रोकने के लिए है। ठीक है, बोलो, चिल्लाओ, ये करोगे, वो करोगे, चिल्लाओ, हंगामा करो, राजनीति करो ना। राजनीति मेरा हक है, इनका हक है, उसका हक है। आप करे राजनीति क्यों नहीं करने दे रहे हैं? करने का हक नहीं है। पिछली बार जायज पॉलिटिक्स करने का, डर्टी पॉलिटिक्स करने का हक नहीं है। ये कह रहे भाई बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जायज। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन सी पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं कर? पॉलिटिक्स बाय इटसेल्फ इज अ डर्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि मतलब वो किसानों को लेके इस चीज को, मांग को हम बात करेंगे। कोई नहीं, कितनी बार मीटिंग्स हो गई, ये इन भाई साहब को जो है ना, इनका भाई का जो है ना दिमाग जो है, पता नहीं कहाँ चंडू खाने की खबर बोलते हैं हमारे। एक मिनट सुनो, ये चंडू खाने की खबर लाते, फैक्ट इनसे पूछो, एक भी पता नहीं इनको जो है ना। आप इन्होंने अभी क्या कहा था, क्या बोला आपने? आपके हिसाब से ये एमएसपी है? बात करते हैं, मैं बोलता हूँ, देखियो, जो देश के किसान होते हैं ना, जिनके ऊपर आपकी बातचीत हो रही है, हमारे सारे दोस्त लोग भी है, सब जान रहे होंगे, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। उनकी क्या मांगे है? फैक्ट्स की बात है। उनकी मांगे ये है कि जो उनका जो इनपुट इन्वेस्टमेंट है प्लस 50% एमएसपी, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसे कि उसमें बोला गया था कि जितने एटलीस्ट जो बेसिक इन्वेस्टमेंट उनकी लगी है, जिसमें घर बार पूरा लग गया, मजदूरों की तनख्वाह हो गई, या जो भी खाद्य पदार्थ है, या जो भी आपकी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लस 50% एमएसपी, इसको लागू करो। तो क्या दिक्कत हो रही है इसमें? क्या प्रॉब्लम? उसका फार्मूला आप बता देंगे? अगर सपोज करें मैं आपको देता हूँ, आप बनाओ, एमएसपी बता दो, कैसे डिसाइड करोगे? देखिए, एमएसपी कैसे डिसाइड होती है ना, जैसे हम बात करते हैं देश में जो अर्थव्यवस्था है, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करती है, एक नॉन फार्म पेरोल्स होते हैं, एनएफपी होती है। ओके, तो उसमें आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, उसकी भी बात होती है। प्लस जो किसान है, जो वहाँ पे ज़मीन पे बीज बो रहा है, बीज बोने से लेकर के उसकी कटाई पिसाई, जो भी खर्चा आया हो, उसकी जो बेसिक लागत है उसे मिलनी चाहिए, प्लस 50%। क्या उनका मुनाफा ना हो उसमें? तो क्या जितने भी किसान हैं, हर एक राज्य में जितने किसान हैं, सबके लिए लागू होना चाहिए? सबके लिए लागू होना चाहिए। वो कैसे डिसाइड करोगे? वो कितना वो खेत में गया, कितना काम किया, कितना उसने उधर रोटी खाई, कितना उसने खाद पर लगाया, कितना कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करोगे? बताओ, कौन पर उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? एसडीएम रखेगा? सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस आई थी, जिसमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि किस तरह से उसको आप एक रोड मैप बना सकते हैं। तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट से ही है सर, सुप्रीम कोर्ट से ना। आप बताइए, वो मैं इसी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक एमएसपी एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। एमएसपी नहीं दे रही। मैं कोई भी इनमें से कोई और भी ज्ञानी हो, वो एमएसपी बता दे कैसे प्रैक्टिकली लागू कर सकता? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? आप बहुत सारी सरकारी योजनाएं कैसे, जो बजट पास होता है तो उसमें भी तो एक रोड मैप तैयार किया जाता है ना, किसके ऊपर कितना खर्चा आया, कौन सी चीज कहाँ बनी, उसके लिए क्या खर्चा, तो वो लोग कौन करते हैं? अब मैं बताता हूँ मैं आपकी रीजन, एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, हम सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
क्या ही दिक्कत है? अब बीच में ये क्या सर कह रहे हैं पहली बात तो ये एमएसपी क्या बोला, इसको एक्ट में लेकर आइए, ये डिमांड है, कानूनी एक्ट में लेकर आइए। इनको शायद ये पता नहीं है, ना उनको पता है। एक्ट में कोई चीज़ आ जाती है, सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट के दोनों सेशनों में, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर उसका सैंक्शन होगा, और वो गजट नोटिफिकेशन हो गया। इस साल मान ले 500 रुपये क्विंटल गेहूँ दे दिया, अगले साल 525 करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल इन्फ्लेशन होता है। उसको 525 को फिर एक्ट में ऐड करने के लिए दोबारा से फिर पूरा का पूरा पार्लियामेंट के दोनों सेशनों को उनके करना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकल वाइबल का? हर साल एक पार्लियामेंट के किसी भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें एक्ट में चेंज करने के लिए वो इतना वास्ट है, वो पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर एमएसपी 1 मिनट मान के चल कर दिया। गवर्नमेंट ने ये भी रिस्क ले लिया कि भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बंदे हैं, हर साल कर देते हैं उसको, क्योंकि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री। अब सवाल ये आता है कि उसके अंदर ये कंडीशन है कि पूरा का पूरा जो मैंने बो दिया उसका एक एक दाना सरकार को खरीदागा, यही है ना? और 1 मिनट सर, आ जा अभी ये आ गया कि जो सरकार को एक दाना खरीदना पड़ेगा, कानून बना दिया, अब सरकार की पाबंदी होगी, एक दाना खरीदेगा। अब यहाँ से शुरू हो जाओ जी, जम्मू कश्मीर, पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, आंध्रा, अंडमान निकोबार, सब ने गेहूँ बो दिए, सबने गेहूँ बो दिए, क्योंकि उसके ऊपर आप है नहीं जी, हमारी मर्जी है, किसान की मर्जी में गेहूँ बोऊंगा। पूरे हिंदुस्तान की पूरी जमीन के ऊपर कण रोम के अंदर ईंख भी पाड़ के फेंक दिए, सब कुछ फाड़ के फेंक दिया, उन्होंने सबने गेहूँ बो दिया। उसके लिए तो कोई कंट्रोल है नहीं फिर। अब उसको पहली बात तो एक एक दाना सरकार, अब क्या कहेगी जी, लॉ बनाया हुआ आपको खरीदना पड़ेगा, आपने खरीद लिया। अब आपको पता है सर कितने हेक्टेयर जमीन है पूरी हिंदुस्तान की? अगर आपने सारा गेहूं खरीद लिया, सरकार माइनस में, सिर्फ सरकार का पूरा बजट उसी में ही माइनस में चला जाएगा। सरकार को लोन लेना पड़ेगा इन किसानों की पेमेंट कर वो। अब फिर उसके बाद में आप फौज को तनख्वाह कहां से दोगे? सीआरपी, बीएसएफ, पूरे रोड कैसे बनाओगे, हाईवे कैसे बनाओगे, ब्रिजेस कैसे बनाओगे, आप जो है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कैसे बनाओगे, रेलें कैसे बनाओगे, नई नई मेट्रो बना रहे, वो कहां से लेकर आओगे? पूरी जब पैसा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का कोई भी प्रोजेक्ट सारे के सारे इमीजिएटली डप। जो रोड हैं वो 6 महीने में अगली बरसात, नहीं तो अगली बरसात में गड्ढम गड्ढ, और इनको पैसे देते रहो जी। फिर गेहूँ करना पड़ जाएगा भाई, गेहूँ हो जाएगा पूरा मामला। तो देखिए सर बोल रहे थे कि पैसे की प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सॉरी, अब उसको सबसे बड़ी इन्होंने बोला था स्टोरेज का। अभी आपने तो आज के दिन भी जब गेहूं खरीदा जाता है, गांव से हैं तो आपने देखा होगा, मैं भी गांव से हूं, आपने देखा हो जो गेहूं की फसल खरीदी जाती है, एफसीआई खरीदती है, तो जहां पे खरीदती है वहीं पे उसका ढेर लगा के पूरा त्रिपाल लगाते हैं, कई महीने वहीं पड़ा रहता है, सड़ जाता है वो। 1 मिनट, एक्सेप्ट, बहुत थैंक्स फॉर बी ऑनेस्ट, थैंक्स टू बी ऑनेस्ट। देश का जो अनाज है ना वो तो सड़ जाता है कमीशन। हाँ, और सोचो, और ये किसी किसान नहीं, अरे रुक भाई। अब वो एफसीआई खरीदने के बाद, वो किसान का नहीं है, वो एफसीआई ने खरीद लिया, उसके बाद सड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एफसीआई के पास ना स्टोरेज नहीं है उसको खरीदने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, जो और दूसरे फ्लोर मिल्स वगैरह हैं उनको जो बाहर के बाहर उसको कुछ बेचते हैं, कुछ अपने हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, जो फिर आंधी आती है तो बड़े बड़े अच्छे खासे त्रिपाल का जो है ना वो फाड़ देती है, और उसके अंदर एक बोरी भी अगर गिल्ली होगी, वो एफसीआई को गोदाम होता है सील्ड। एक अगर बोरी गेहूं की भीगी हुई एफसीआई गोदाम में चली गई ना, एक बोरी अगले कम से कम भी 1000 बोरियों को जो ना खराब कर देगी। ठीक है, आप फौज में रहे, कभी आपका कोई रिलेटिव रहा है, कभी फौज के मेस में रोटी खाई है? खाई तो है, दोस्तों के साथ तो खाई है। दोस्त कब, कितने साल पहले खाई है? 3 साल पहले। हाँ, फिर तो बढ़िया होगी। अगर उससे पहले खाई हुई होती, आपका कुत्ता भी उस रोटी को नहीं खाएगा मेरे भाई, आपका कुत्ता भी उस रोटी को नहीं खाएगा जो यहाँ पे वो सड़ा हुआ गेहूं एफसीआई का फिर मिलों में जाता है, मिल वाले पीस के उसके बाद फौजी के पास में जो आसाम के अंदर, उसके अंदर 1 महीना बाद में पहुंचता है। भैया